नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल में, जिसमें हम रीट के पुराने वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनके विश्लेषण की व्याख्या करते हैं और किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरीके के उनके आसपास के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो इस निःशुल्क परिचर्चा में हम आज भी जानेंगे। जैसा कि हमने कल की क्लास में भी बात की थी कि विश्व के भूगोल के रीट परीक्षा में जो पहले के प्रश्न पूछे गए हैं उनके 2 टॉपिक की हमने कल भी बात की थी और उसी श्रृंखला में हम एक पूरी जो यूनिट है विश्व के भूगोल में वो है संसाधन की यूनिट, रिसोर्सेज। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनमें से कुछ मुख्य रिसोर्सेज हैं जिन पर परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर यहाँ से 3-4 प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं। संसाधन कौन कौन से तरीके के होते हैं, उनका वर्गीकरण क्या है, संसाधनों में मृदा से कुछ प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, वनस्पति से पूछ सकते हैं, इसके अलावा खनिजों से प्रश्न पूछे जाते हैं, कृषि से प्रश्न पूछे जाते हैं और मानव संसाधन से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तक क्या क्या प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के विश्लेषण को हम देखेंगे, उनकी व्याख्या की बात करेंगे और क्या क्या आगे चलकर यहाँ से प्रश्न किया जा सकता है वो इस पूरी आज की परिचर्चा में हमें जानने की कोशिश करनी है। तो देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं संसाधनों के टॉपिक से। सबसे पहले हम देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आया है। रीट परीक्षा 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए क्या प्रश्न है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, निम्न में से कौन सा एक अजैव संसाधन नहीं है। अर्थात संसाधनों की हम कैटेगरी देखें तो कुछ संसाधन तो होते हैं जैविक और कुछ होते हैं अजैविक। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा अजैव संसाधन नहीं है, अर्थात अजैविक संसाधन नहीं है। अजैविक नहीं है इसका मतलब कौन सा, जैविक संसाधन कौन सा है। आप ऐसा कह दो कि अजैविक संसाधन कौन सा नहीं है या ऐसा कह दो कि निम्न में से कौन सा जैविक संसाधन है, एक ही बात है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस प्रश्न में एग्जामिनर ने यह पूछा है कि इनमें से जैविक संसाधन कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन आए हैं, पहला मृदा, दूसरा चट्टान, तीसरा पौधे और चौथा खनिज। ये 4 ऑप्शन आपके सामने आए हैं। तो देखिए इन चारों में से देखा जाए तो पौधे जैविक संसाधन है। प्रश्न पूछा गया कि कौन सा अजैविक नहीं है, अर्थात जैविक है। तो जैविक कौन सा है, पौधे जैविक संसाधन है। पौधे जीव जंतु सूक्ष्म जीव से लेकर मनुष्य, विभिन्न पशु, ये सब जैविक संसाधनों में आते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसमें सही है। जिन्होंने सी किया है उनका आपका सबका सही है। अजैविक संसाधन नहीं है, इस श्रेणी में आएंगे कौन से, पौधे। यहाँ पर संसाधन किस तरीके के होते हैं उनका वर्गीकरण हम आगे चलकर व्याख्या में देखेंगे और उसी व्याख्या से ये प्रश्न आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, जैविक कौन से होते हैं, अजैविक संसाधन कौन कौन से होते हैं, ये बात आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया है आरटेट परीक्षा 2012 में। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसका मतलब इन 4 में से 3 युग्म सुमेलित हैं और 1 युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ संसाधन के प्रकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसका उदाहरण दिया गया है। संसाधन के प्रकार में पहला नाम आया है क्या, अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिनको हम बार बार प्रयोग में नहीं ले सकते, एक बार प्रयोग के साथ में ही वो नष्ट हो जाते हैं, उनको हम अनवीकरणीय कहते हैं। और सामने दिया गया प्राकृतिक गैस, तो ये सही सुमेलित है। प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन ही है जिसका हम जैसे ही उपयोग करते हैं तो उपयोग के साथ में वो नष्ट हो जाती है, उसको बार बार हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिया गया प्राकृतिक संसाधन और सामने दिया गया है जल। जल एक प्राकृतिक संसाधन है, कृत्रिम संसाधन नहीं है। तो ये बात भी यहाँ पर सही है क्योंकि उत्पत्ति के आधार पर आप संसाधनों को ऐसे भी देख सकते हो, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो जल एक प्राकृतिक संसाधन है, दूसरा युग्म भी इसमें सही सुमेलित है। तीसरा जैविक संसाधन और सामने ऑप्शन आया है वन। तो वन में जो भी आप पेड़ पौधे शामिल करते हैं वो सारे जैविक संसाधन है। तो तीसरा भी इसमें सही सुमेलित है, जैविक संसाधन है वन। चौथा है सर्वव्यापक संसाधन और सामने दिया गया है तांबा। सर्वव्यापक का मतलब ऐसा संसाधन जो हर जगह पाया जाता हो
उसको हम कहते हैं सर्वव्यापक या सर्वव्यापी। और यहाँ पर सामने इसके क्या दे दिया, तांबा। तो देखिए तांबा हर जगह नहीं मिलता है, तांबा कुछ निश्चित स्थानों पर ही मिलता है। तांबा सर्वव्यापी संसाधन नहीं है, स्थानीय संसाधन है जो कुछ निश्चित जगहों पर ही आपको देखने को मिलता है। इसलिए इसमें जो चौथा युग्म है वो सुमेलित नहीं है, ये असुमेलित है। सर्वव्यापी संसाधन में तांबा नहीं आएगा। सर्वव्यापी संसाधन में जैसे वायु आ सकती है, आप कहीं भी जाएं वहाँ पर आपको वायु देखने को मिल सकती है, तो वायु एक सर्वव्यापी संसाधन है, लेकिन आपको तांबा सर्वव्यापी संसाधन के रूप में देखने को नहीं मिलेगा। ये प्रश्न पूछा गया आरटेट परीक्षा 2012 में। तो देखिए पिछले 2 प्रश्नों की भी हमने चर्चा की, बहुत सरल से प्रश्न आए। एक में तो ये पूछ लिया गया कि कौन सा अजैविक संसाधन नहीं है अर्थात जैविक है, और दूसरे में ये पूछ लिया कि एक तरफ संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं और दूसरी तरफ उनके प्रकार हैं कि कौन सा नवीकरणीय है, प्राकृतिक है, जैविक है, सर्वव्यापक है। तो उसमें से आपको पहचान करनी थी। बहुत ही सरल प्रश्न। इन दोनों प्रश्नों को देखकर ही आपको आइडिया लगा लेना चाहिए कि आपकी परीक्षा में अब भी जो प्रश्न आएगा वो संसाधनों के वर्गीकरण से आएगा। किसी न किसी प्रकार के संसाधन का आपको प्रकार पूछेंगे, उसका वर्गीकरण आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया रीट परीक्षा 2015 में। प्रश्न है कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो देखिए ऊर्जा संसाधनों में कुछ परंपरागत हैं और कुछ गैर परंपरागत हैं। परंपरागत संसाधन वो हैं जो पुराने समय से हम काम में लेते आ रहे हैं, उनको हम परंपरागत कहते हैं। और गैर परंपरागत वो हैं जिनका प्रयोग हमने पिछले कुछ वर्षों में ही शुरू किया, उनको हम कहते हैं कौन से, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो ऐसी स्थिति में इन ऊर्जा संसाधनों में आपको उसका चयन करना है जो देखिए परंपरागत नहीं है। परंपरागत नहीं है इसका मतलब आपको कौन सा ऊर्जा संसाधन इनमें देखना है, आपको देखना है इनमें गैर परंपरागत। गैर परंपरागत में सामान्यतः नवीकरणीय संसाधन आते हैं जिनका प्रयोग हमने पिछले कुछ वर्षों में शुरू किया था, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सारे बायोमास आदि। जो पुराने संसाधन हम कोयला, पेट्रोलियम पहले से काम में ले रहे थे वो परंपरागत संसाधन है। इन्होंने पूछा है कि निम्न में से परंपरागत कौन सा नहीं है, गैर परंपरागत पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, नेक्स्ट पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम, जल विद्युत और प्राकृतिक गैस, इनका उपयोग हम पुराने समय से करते आ रहे हैं, लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो ये तीनों परंपरागत स्रोत हैं। और आपको पूछा क्या गया है, परंपरागत नहीं है यानी गैर परंपरागत। भूतापीय ऊर्जा जो नए स्रोत हैं उनमें आता है और ये एक प्रकार का कैसा स्रोत है, गैर परंपरागत स्रोत है। तो इसमें जिन्होंने ए ऑप्शन टिक किया है उनका सही है। भूतापीय ऊर्जा एक प्रकार का गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। रीट परीक्षा 2015 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बात करें। ये जो सामान्यतः वर्गीकरण के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी पहले हम व्याख्या की बात कर लेते हैं। तो देखिए संसाधनों का वर्गीकरण हम कई तरीके से कर सकते हैं। किस किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर बात कर लें कि उत्पत्ति के आधार पर उनकी उत्पत्ति है वो जैविक है या अजैविक है, उनमें जीवों का अंश पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि जैविक अंश के आधार पर वर्गीकरण, जैविक अंश उनमें पाया जाता है अथवा नहीं पाया जाता है, इसके आधार पर संसाधन दो तरीके के हो सकते हैं, एक जैविक और दूसरे अजैविक। ऐसे सभी संसाधन जिनमें जीवन है, जिनमें आपको जीवित जीव की श्रेणी में जो आते हैं वो सारे जैविक संसाधन हैं। और जीवों की श्रेणी में क्या आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, बड़े से लेकर छोटे जंतु तक, सूक्ष्म जीव, मनुष्य सहित सब कुछ कौन से संसाधनों में आते हैं, जैविक संसाधनों में आते हैं। जो भी सजीव हैं, जो भी सजीव संसाधन हैं वो सब जैविक संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। दूसरे अजैविक, तो देखिए पेड़ पौधे, जो भी घास वगैरह है, वन है, जंतु, जो भी पशु हैं, जंगली जीव है, मनुष्य है, या बहुत छोटे से सूक्ष्म जीव से लेकर विशालकाय जीव तक जो भी है वो सारे जैविक हैं। और इनको छोड़कर अन्य सभी जो संसाधन हैं वो कैसे हैं, अजैविक संसाधन है। संसाधनों की शर्त यह है कि ऐसी सभी वस्तुएं जिनका उपयोग हो सकता है वो प्रत्येक वस्तु संसाधन है। तो आपके आसपास की जितनी भी वस्तुएं काम आ रही हैं वो सब संसाधन है। यदि उनमें जीवन है तब वो जैविक है और नहीं है तो वो
अजैविक हैं। जीवन किन में है? पेड़ पौधों में है, मनुष्य में है, पशुओं में है, इसके अलावा सूक्ष्म जीवों में है, वो सब जैविक है। और इसके अलावा जब बच गए वो सारे के सारे संसाधन क्या है? अजैविक संसाधन है। जैसे मृदा है, जल है, खनिज है, धातु, अधातु और इसके अलावा भी अन्य सभी प्रकार के जो स्रोत हैं वो अजैविक संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। तो एक तो वर्गीकरण हुआ उत्पत्ति के आधार पर या उसमें पाए जाने वाले जैविक अंश के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण हम देख सकते हैं संसाधनों का प्राप्ति के आधार पर, आपको कहाँ मिलते हैं इसके आधार पर। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर आप इस समय देख पाएंगे प्राप्ति के आधार पर जो संसाधन है वो आप मुख्यतः 4 प्रकार के कर सकते हैं। संसाधन आपको कहाँ मिलता है उसके आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। और यहाँ से आपकी रीट परीक्षा में एक प्रश्न भी कर लिया गया था जो आपको गलत युग्म को पहचानना था, जिसमें सर्वव्यापक संसाधन में आपको तांबा नाम दिया गया था, जो कि हमने वहाँ पर थोड़ी देर पहले प्रश्न देखा था जिसमें वो युग्म गलत था। तो देखिए प्राप्ति के आधार पर कुछ संसाधन तो होते हैं सर्वसुलभ, जो हर जगह मिलते हैं, हर जगह सुलभ हो जाते हैं, हर जगह प्राप्त हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं कौन से? सर्वसुलभ संसाधन। जैसे इसमें आपके सामने एक एग्जाम्पल आ सकता है, कौन सा? वायु। वायु आपको हर जगह मिलती है, तो वायु एक प्रकार का सर्वसुलभ संसाधन है। दूसरे सामान्य सुलभ, जो प्रत्येक जगह तो आपको नहीं मिले लेकिन सामान्यतः आपको बहुत सारी जगहों पर मिल जाए, कुछ एक स्थानों को छोड़कर लगभग मिल जाए, तो उनको हम सामान्य सुलभ कह सकते हैं। जैसे जल है, वो आपको हो सकता है कि एट ए स्पॉट किसी जगह पे नहीं मिले, लेकिन उसके आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी दूरी पर आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा, तो जल सामान्य सुलभ है। उपजाऊ मृदा, हो सकता है किसी एक स्थान पर मृदा उपजाऊ नहीं हो, काम में आने वाली नहीं हो, लेकिन उसकी कुछ ही दूरी पर चलने पर आपको उपजाऊ मिल सकती है, तो उपजाऊ मृदा आपको सामान्यतः मिल जाती है। तो कुछ ऐसे हैं जो सर्वसुलभ हैं, कुछ ऐसे सामान्य सुलभ हैं, इनको हम सुलभ की श्रेणी में डाल सकते हैं, व्यापक की श्रेणी में डाल सकते हैं, या आप कह सकते हैं सर्वव्यापक और सामान्य व्यापक, ये आप इनको कह सकते हैं। तीसरे हैं विरल, ऐसे संसाधन जो बहुत बिखरे हुए से पाए जाते हैं, कुछ निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं, हम इनको स्थानीय भी कह सकते हैं। स्थानीय है लेकिन कितनी दूरी पर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसके आधार पर हम देखें तो एक तो इनकी कैटेगरी हो सकती है विरल, जैसे लोहा है, स्थानीय संसाधन है, लेकिन प्रकृति में प्रत्येक जगह लोहा नहीं पाया जाता है, बहुत सारी जगहों पर पाया जाता है और वो कुछ निश्चित जगह हैं, बिखरी हुई हैं, बहुत सारे देशों में है इस पृथ्वी के ऊपर, इसलिए ये एक विरल संसाधन है। इसके अलावा सोना, सोना भी हम देखें प्रत्येक जगह आप खुदाई करें तो नहीं मिलेगा, कुछ निश्चित जगहों पर बिखरा हुआ वहाँ से खुदाई करके निकाला जा सकता है। इसी तरीके से चांदी, तांबा, यूरेनियम, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब स्थानीय संसाधन हैं और ये कुछ निश्चित जगहों पर दूर दूर आपको बिखरे हुए मिलते हैं, तो ये विरल संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। विरल हैं, स्थानीय हैं। यहाँ पर देखिए तांबा विरल संसाधन है, और जो प्रश्न आपकी रीट परीक्षा में आया था उसमें तांबा के सामने क्या लिख रखा था? सर्वव्यापक, जबकि तांबा सर्वव्यापक नहीं था। तो यहाँ से इस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। अगला है एकल। एकल का मतलब ऐसा संसाधन जो पूरे इस पृथ्वी के ऊपर आपको किसी एक निश्चित जगह बहुत सीमित मात्रा में एक ही जगह मिले, तब हम उसको कह देते हैं कौन सा? एकल संसाधन। जैसे क्रायोलाइट जो खनिज है वो आपको केवल ग्रीनलैंड में मिलता है, तो वो एकल है, बाकी आपको किसी भी जगह वो देखने को नहीं मिलता, तो वो एकल की श्रेणी में आता है। तो प्राप्ति के आधार पर सामान्यतः संसाधनों का वर्गीकरण हम करें तो हम इनको 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 4 भाग बांटते हैं? तो देखिए, पहला सर्वसुलभ, जैसे वायु है, हर जगह पाई जाती है। दूसरा सामान्य सुलभ, जैसे जल है, उपजाऊ मृदा है, वो सामान्यतः आपको मिल जाती है। तीसरा विरल, बहुत सारे जो खनिज हैं वो आपको विभिन्न जगहों पर मिलते हैं, तो वो विरल संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। और चौथा हमने नाम देखा एकल, जिनमें क्रायोलाइट खनिज ऐसा है जो आपको केवल ग्रीनलैंड में मिलता है। तो प्राप्ति के आधार पर ये प्रकार हुए संसाधनों के। नेक्स्ट, उनकी उपयोग की सततता, कितने लंबे समय तक हम उनका उपयोग कर पाएंगे या कर पा रहे हैं, इसके आधार पर हम देखें तो 2 प्रकार मुख्य रूप से हो सकते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। देखिए,
नवीकरणीय और दूसरा है कौन सा, अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधनों का मतलब ऐसे संसाधन जिनका हम उपयोग करते जाएं और उपयोग के साथ में वो नष्ट नहीं हो, तो हम उनको कह सकते हैं कौन से, नवीकरणीय या रिन्यूएबल कह सकते हैं। नवीकरणीय जो भी संसाधन है वो सामान्यतः गैर परंपरागत भी हैं, क्योंकि इनका उपयोग हमने पिछले कुछ वर्षों में ही शुरू किया है। और दूसरी तरफ अनवीकरणीय, जिनका एक बार हम उपयोग करेंगे और उपयोग के साथ में ही वो नष्ट हो जाएंगे। तो देखिए नवीकरणीय की श्रेणी में कौन से आते हैं, जैसे सौर ऊर्जा। सूर्य की तरफ से जो एनर्जी आ रही है वो करोड़ों वर्षों से आ रही है और आगे भी आती रहेगी, और उस ऊर्जा का यदि हम उपयोग करें तो जैसा कि हम उसको वर्तमान में देखें तो बहुत सारे सोलर प्लांट के रूप में सोलर प्लेटें लगाकर उस ऊर्जा को हम इकट्ठा करते हैं और उसको काम में ले रहे हैं। यदि हम ऐसा नहीं भी करेंगे तो ये नहीं है कि वो ऊर्जा कहीं बची हुई है, या यदि हमने सोलर प्लेटें लगा के सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन कर लिया तो ऐसा नहीं है कि उससे सूर्य से आने वाली ऊर्जा की मात्रा कम हो जाए, अर्थात वो नष्ट हो जाए, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो देखिए ये एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। सोलर एनर्जी को आप कितना भी काम में लें वो नष्ट नहीं हो रही है। इसी तरीके से पवन ऊर्जा, हवा हमेशा चल रही है और उस हवा की गति को हम काम में लेते हुए, जैसे पवन चक्की है, पवन चक्की हवा से घूमती है और इससे हम जो बिजली का उत्पादन कर लेते हैं। अगर उस हवा को हम देखें तो एक बार उस पवन चक्की से टकराएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हवा नष्ट हो जाएगी। हवाएं हमेशा चलती रहती हैं और ये उपयोग के साथ में नष्ट नहीं हो रही है। इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा, भूगर्भ से निकलने वाली एनर्जी, और ज्वारीय, समुद्र के किनारों पर जो लहरें आती हैं, ज्वारीय लहरें आती हैं, उनसे यदि हम टरबाइन घुमाकर बिजली का उत्पादन करें तो ये सब ऐसे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय हैं, जिनमें उनके उपयोग के साथ में वो संसाधन नष्ट नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ कुछ अनवीकरणीय संसाधन हैं, जैसे कोयला। कोयले को आप काम में लोगे, इसको जलाओगे, उसकी राख हो जाएगी, उसमें जो एनर्जी है वो आपको मिल जाएगी, लेकिन कोयला वहीं पर नष्ट हो जाएगा, उसको दोबारा हम काम में नहीं ले सकते। इसी तरीके से पेट्रोलियम जैसे खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जैसे ही हम उसका उपयोग करेंगे तो जितना हमने उपयोग कर लिया वो सारा का सारा नष्ट हो चुका है, और इनकी एक निश्चित मात्रा है। यदि हम पूरा का पूरा उपभोग कर ले तो प्रकृति में से कोयला, पेट्रोलियम में आपको पूरी तरीके से गायब मिलेंगे कि इनका पूरी तरीके से उपयोग हो चुका होगा। तो उपयोग की सततता के आधार पर इनकी हमने दो कैटेगरी की हैं, एक नवीकरणीय और दूसरा कौन सा, अनवीकरणीय। उपयोग के समय के आधार पर कि हमने कब से इनका उपयोग शुरू किया है, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न आपको बहुत सारे पूछे जा चुके हैं, इसलिए हमने ये सारा वर्गीकरण यहाँ पर देखा है। परंपरागत संसाधन, परंपरागत वो जो पिछले कई वर्षों से काम में लिए जा रहे हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम में भी हम देखें खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब, जल विद्युत, ये पुराने समय से काम लिए जा रहे हैं। तो ये सब कैसे संसाधन है, परंपरागत संसाधन है। दूसरी तरफ दूसरी कैटेगरी आती है कौन सी, गैर परंपरागत। ऐसे संसाधन जिनका हमने पिछले कुछ वर्षों में उपयोग शुरू किया है वो किस श्रेणी में आते हैं, गैर परंपरागत संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की श्रेणी में आते हैं। और ये जो गैर परंपरागत स्रोत हैं वो हैं भी कैसे, नवीकरणीय, अर्थात ये उपयोग के साथ में नष्ट नहीं हो रहे हैं। परंपरागत स्रोतों को हम देखें तो ये सारे के सारे स्रोत हैं वो पुराने समय से हम काम में ले रहे हैं। कोयला, पेट्रोलियम, इनकी हम बात करें तो ये अनवीकरणीय भी है। जल विद्युत की यदि हम बात करें तो जल को स्टोर करके उसका जो प्रवाह है उसकी गति से हम बिजली बना लेते हैं। तो ये परंपरागत स्रोत है, लेकिन ऐसा नहीं कि अनवीकरणीय है, ये एक प्रकार का नवीकरणीय स्रोत है। तो उपयोग के समय के आधार पर हम इस तरीके से संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न आपको संसाधनों से एक पूछा जाएगा, हो सकता है कि आगामी रीट परीक्षा में आपको संसाधन से एक प्रश्न पूछा जाए। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि संसाधन क्या है। प्रत्येक वह वस्तु जिसका उपयोग हो सकता है वो संसाधन है, चाहे वो मनुष्य ही हो, चाहे वो पशु ही हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे जल हो, चाहे कोई खनिज हो, चाहे वायु हो, कुछ भी हो, उसको हम संसाधन कहेंगे। यदि प्राकृतिक रूप से निर्मित है तो हम उसको प्राकृतिक संसाधन कह देंगे, और यदि मनुष्य ने बनाया है तब हम उसको
कृत्रिम संसाधन कह देंगे। फिर हमने उसका अलग अलग तरीके पर वर्गीकरण देखा कि किस किस तरीके से उसका वर्गीकरण हम कर सकते हैं। जैसे उपयोग के समय के आधार पर हम यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, परंपरागत भी होते हैं, गैर परंपरागत भी होते हैं। उपयोग के साथ में नष्ट हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं उसके आधार पर आपने इनको देखा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय भी होते हैं। प्राप्ति स्थान के आधार पर देखें तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो सर्वसुलभ होते हैं, कुछ सामान्य सुलभ होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत विरल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो एकल होते हैं। यदि उनमें जीवक अंश देखा जाए, जैविक अंश है या नहीं है, उसके आधार पर भी देखा जाए तो कुछ संसाधन जैविक होते हैं और कुछ संसाधन अजैविक होते हैं। इसके अलावा भी संसाधनों के वर्गीकरण के कई आधार हो सकते हैं। जैसे कुछ संसाधन सामान्यतः आपको दिखाई देते हैं तो उनको हम मूर्त संसाधन कह देते हैं, कुछ संसाधन आपको दिखाई नहीं देते हैं तो उनको अमूर्त संसाधन कह देते हैं। जैसे मनुष्य के जो विचार हैं, ज्ञान है, ये ऐसे संसाधन हैं जो संसाधन तो हैं, काम भी आते हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं देते हैं, तो वो अमूर्त संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया आपकी रीट परीक्षा में संसाधनों के टॉपिक से। प्रश्न आया है रीट परीक्षा 2015 में। रीट परीक्षा 2015 का प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का क्या संबंध है। सतत पोषणीय विकास क्या है, सतत विकास क्या है, या हम कह दें सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो देखिए बहुत बार ऐसी टर्म आपको पूछी जा सकती है कि सतत पोषणीय विकास, धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये क्या है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिए गए हैं, संसाधनों के अधिकतम उपयोग से, दूसरा है संसाधनों के संरक्षण से, तीसरा है संसाधनों के औद्योगिक उपयोग से, चौथा ऊर्जा संसाधनों के विकास से। सतत पोषणीय विकास का जो कंसेप्ट है उसका सीधा सीधा मतलब एक ही है कि आपको संसाधनों का उपयोग तो करना है, ऐसा नहीं कि उपयोग को रोक देना है, लेकिन उपयोग इस तरीके से और विवेकपूर्ण ढंग से करना है ताकि भविष्य में उस संसाधन की हमें कमी का सामना नहीं करना पड़े। अर्थात हमें उस संसाधन का संरक्षण करना है, उसका हमें कंजर्वेशन करना है। यहाँ पर जो ऑप्शन आए हैं, पहला ऑप्शन दे दिया अधिकतम उपयोग से। यदि हम संसाधनों का अधिक उपयोग करेंगे, अधिकतम उपयोग हम उसका करेंगे तो हो सकता है कि संसाधन नष्ट हो जाए। दूसरा ऑप्शन दिया है संसाधन के संरक्षण से, हमें उसका संरक्षण करना है। संरक्षण का मतलब है उसको भविष्य के लिए भी हमें बचा कर रखना है, अर्थात उसका अंधाधुंध दोहन हमें नहीं करना है। सर तीसरा संसाधनों के औद्योगिक उपयोग से, औद्योगिक उपयोग करना चाहिए लेकिन पूरी तरीके से उसका पूर्ण रूप से हम औद्योगिक उपयोग करेंगे तो संसाधनों को नष्ट करने की ये अवधारणा हो गई। या ऊर्जा संसाधनों के विकास से, ऊर्जा संसाधनों का विकास हमें करना चाहिए लेकिन इस ऊर्जा संसाधन के विकास की अवधारणा को हम सतत पोषणीय विकास की अवधारणा नहीं कहते हैं। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को सामान्यतः इस तरीके से परिभाषित किया जाता है कि हम संसाधनों का इस ढंग से विवेकपूर्ण दोहन करें कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी हो और भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी संसाधनों की कमी का सामना नहीं करना पड़े। तो जैसे देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर लें, अभी प्रकृति में कोयला जमा है, जिस ढंग से हम उसका दोहन कर रहे हैं उस ढंग से करते जाएं तो कुछ समय बाद में ऐसी स्थिति होगी कि हम ये कहेंगे कि अब हमारे पास कोयले के भंडार नहीं है, उपलब्धि नहीं है। भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ केवल नाम जान सकेंगी कि कोयला एक प्रकार का संसाधन होता था जिससे ऊर्जा लेते थे। इसी तरीके से जैसे खनिज तेल है उसको हम इस ढंग से उपयोग करते जा रहे हैं, अगर लगातार करते रहे तो कुछ समय बाद में केवल हमें ये जानकारी मिलेगी, आने वाली पीढ़ियों को ये जानकारी मिलेगी कि खनिज तेल नामक पहले कोई संसाधन हुआ करता था ऊर्जा का। इस तरीके से वर्तमान में उपभोग चल रहा है। तो ये जो अधिकतम उपभोग का अभी जो ढंग चल रहा है ये अंधाधुंध दोहन है, ये विवेकपूर्ण या संसाधन के संरक्षण का काम हम नहीं कर रहे हैं। ये इसकी ज़रूरत की हम यदि बात करें तो इस समय ज़रूरत है संसाधनों के संरक्षण के, अर्थात सतत पोषणीय विकास की ज़रूरत है। अब इसमें देखिए यहाँ पर विकास शब्द भी आया है, तो देखिए सतत पोषणीय विकास का अर्थ ये नहीं है कि हम संसाधनों का उपयोग बंद कर दें और उनको भविष्य के लिए संरक्षित रख दें, ऐसा कहीं भी नहीं है। संसाधनों का उपयोग तो करना है क्योंकि उपयोग किए बिना विकास नहीं होगा। उपयोग तो करना है लेकिन उपयोग इस ढंग से करना है
ताकि वो भविष्य के लिए संरक्षित रहें। और साथ ही साथ हमें ऐसे संसाधनों का उपयोग भी करना है, नए विकल्प भी हमें देखते हुए चलने हैं, ताकि भविष्य में हमें इस तरीके की किसी संकट का सामना नहीं करना पड़े। जैसे ऊर्जा की अधिकतर हमारी जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती हैं किससे? खनिज तेल से, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, इनसे होती हैं। यदि हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इनका भरपूर उपयोग साथ साथ में करते जाएं और इनके उपयोग को बढ़ावा दें, तो देखिए आने वाले समय में हम कोयले के ऊपर या पेट्रोलियम के ऊपर जो अब पूरी तरीके से निर्भर है, ऐसी स्थिति नहीं होगी। हमारे सामने एक नया विकल्प तब आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कोयला और पेट्रोलियम भी आगे के लिए संरक्षित या भावी पीढ़ियों के लिए रह जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सतत पोषणीय विकास या नाम आ जाए धारणीय विकास या नाम आ जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस अवधारणा से हमें ये समझना है क्या? संसाधनों का संरक्षण समझना है। संसाधनों का संरक्षण का मतलब है कि उनका विवेकपूर्ण ढंग से हमें उपयोग करना चाहिए। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, जिन्होंने बी किया है उनका सही होगा। संसाधनों के संबंध में अगला प्रश्न आपको मृदा संसाधन से पूछा गया है, मिट्टी से ये प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न आया है रीट परीक्षा 2015 में। रीट परीक्षा 2015 का प्रश्न है, क्या प्रश्न है? कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है का मतलब है गलत कथन आपको देखना है, इसमें से कौन सा। 4 कथन दिए गए हैं मृदा के बारे में, ये कथन दिए गए हैं। पहला कथन देखिए, मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है मुख्यतः 2 चीज़ों से प्रभावित होती है। एक तो मिट्टी कौन सी चट्टान से बनी है, तो मूल जो चट्टान है, जनक जो चट्टान है या जनक जो शैल है, वो किस तरीके की थी, उसी प्रकार की मिट्टी उससे बनेगी। और दूसरा जलवायु कारक, जलवायु का प्रभाव भी मृदा निर्माण की प्रक्रिया के ऊपर पड़ता है। यदि हम कम समय के लिए बात करें तो जो नई मिट्टी है उस पर तो आपको ज़्यादा प्रभाव दिखेगा मूल चट्टान का, कि कौन सी चट्टान से बनी है। जैसे लाल रंग की चट्टान से लाल मिट्टी बन गई, काले रंग की चट्टान से काली मिट्टी बन गई, या चट्टान में लोह तत्व की अधिकता थी तो मिट्टी में लोह तत्व की अधिकता, यदि चट्टान में कैल्शियम की अधिकता थी तो मिट्टी में भी कैल्शियम की अधिकता होगी। लेकिन लंबे समय के बाद की हम बात करें तो चट्टान का जो मूल स्वरूप था उसके बजाय जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया उस पर जलवायु का प्रभाव ज़्यादा व्यापक हो जाता है। बहुत लंबे समय के बाद में यदि हम देखेंगे तो किसी एक ही जलवायु प्रदेश में अलग अलग प्रकार की चट्टानों से जो मिट्टी बनती है वो प्रारंभ में तो अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन लंबे समय के बाद में विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनने वाली मिट्टियाँ एक ही प्रकार की जलवायु के प्रभाव में एक जैसी हो जाती हैं। तो लंबे समय के बाद में जलवायु का प्रभाव बहुत ज़्यादा व्यापक हो जाता है। तो मृदा निर्माण के जो प्रमुख कारक हैं उनमें एक तो उसकी जनक सेल जिससे वो मिट्टी बनी है, और दूसरा क्लाइमेट। ये दोनों बड़े फैक्टर हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मिट्टी अलग, मरुस्थलीय प्रदेशों की मिट्टी अलग, शीतोष्ण प्रदेशों की मिट्टी अलग। तो जलवायु और जनक सेल मृदा निर्माण के 2 मुख्य कारक हैं। तो ये कथन तो यहाँ पर सही है, गलत नहीं है। दूसरा कथन आया ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। तो देखिए ह्यूमस की जहाँ तक हम बात करें, पृथ्वी की सतह पर जो भी वनस्पति हैं, फसलें हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका या जो भी जीव हैं उनका जो अंश है वो पृथ्वी की सतह पर जमा होता रहता है, और अपघटन के कारण वो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर एक नई जैविक परत का निर्माण कर लेता है। और ऐसे जीवों से युक्त जो परत होती है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। सामान्यतः जब वनस्पति, पेड़ पौधों, जीवों के अंश है वो सतह के ऊपर या मृदा के सबसे ऊपर वाले भाग में गिरते हैं, तो ह्यूमस का निर्माण भी सबसे ऊपर वाले भाग में होता है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ क्या लिखा गया कि ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। ये बात गलत है, इसलिए जो बी कथन है यहाँ पर जो दिया गया है वो गलत है। गलत की आपको पहचान करनी थी। तीसरा दिया गया है उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। उच्चावच ऊंचे और नीचे भागों को हम एक साथ नाम देते हैं क्या? उच्चावच। तुंगता का मतलब है ऊंचाई, और ढाल
ये मृदा के संचय को निर्धारित करती हैं। मृदा का जो संचय है वो ढाल वाले भागों पर कितने समय तक किस प्रकार से होगा, स्खलन होगा नहीं होगा। यदि जमाव समतल क्षेत्र में है तो लंबे समय तक मिट्टी वहाँ पर पड़ी रहेगी। यदि अत्यधिक तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में है तो लगातार उसका अपरदन होता रहेगा, वहाँ से वो नीचे की ओर ढलती रहेगी। तो उच्चावच, तुंगता और ये ढाल ये मृदा के संचय को प्रभावित करते हैं। ये बात भी यहाँ पर पूरी तरीके से सही है। चौथा कथन दिया गया है, खनिज एवं जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। मृदा में कई प्रकार के खनिज और जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। यदि मृदा में सभी खनिज पदार्थ जो पेड़ पौधों की, फसलों की वृद्धि के लिए उपयुक्त होते हैं वो सही मात्रा में हो, जीवों का अंश सही मात्रा में हो, तो ऐसी मृदा उपजाऊ होती है। तो खनिज और जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखा जाए मृदा के संबंध में जो कथन दिए गए उनमें से आपको एक गलत कथन देखना था। जो 4 कथन दिए गए उनमें पहला कथन था कि मृदा निर्माण के मुख्य कारण उसकी जनक सेल या मूल चट्टान और जलवायु की घटनाएं होती हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी में था उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं, ये भी सही बात है। ऑप्शन डी में था खनिज और जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है, ये भी सही है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन था कि ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है, वो गलत है। देखिए मृदा में हम देखें तो मृदा का एक हम ऊर्ध्व काटें ऊपर से लेकर नीचे तक, तो आपको उसमें मृदा में कई अलग अलग परतें देखने को मिलती हैं, जिनको हम मृदा परिच्छेदिकाएं या सॉइल प्रोफाइल्स कह सकते हैं। देखिए कोई भी एक मूल चट्टान है, अपक्षय के कारण वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में या चूर्ण के रूप में या रिगोलित के रूप में बदलती है। फिर उसमें कुछ प्रक्रियाओं के द्वारा मृदा का निर्माण होता है, और ऐसा होने से मृदा में कई परिच्छेदिकाएं या कई स्तर उसमें बन जाते हैं। क्या क्या बन जाते हैं? देखिए मृदा का जो सबसे ऊपरी भाग है वहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर फसलें देखने को मिल रही हैं। ये वनस्पति के अंश यहाँ पर गिरते रहते हैं, जीवों के अंश गिरते रहते हैं, जिसके कारण सबसे ऊपर वाले भाग में जैविक पदार्थों से युक्त ये जो स्तर बनता है इसको हम कह देते हैं ऑर्गेनिक लेयर या जैविक स्तर। तो सबसे ऊपरी भाग है वो ओ स्तर है, ऑर्गेनिक लेयर है या जैविक स्तर है। इसमें आपको वनस्पतियों के अंश देखने को मिल सकते हैं, अर्थात ह्यूमस आपको यहाँ देखने को मिलता है। जबकि कथन में दिया गया था कि सबसे नीचे मिलता है, जबकि ह्यूमस मिलता है कहाँ पर? सबसे ऊपर वाले भाग में मिलता है। इसके नीचे वाले भाग में हम देखें तो वर्षा के साथ में कुछ पदार्थ घुलकर नीचे की ओर जाते हैं और कुछ पदार्थ नीचे से ऊपर की ओर शुष्क प्रदेशों में आते हैं। जहाँ पर ये आवागमन की प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं वहाँ पर क्रमशः 2 स्तर बनते हैं, ए और बी। ए स्तर से हम देखें वर्षा के साथ में कुछ पदार्थ घुलकर नीचे की ओर जाते हैं, तो ए स्तर को हम अपक्षालन परत भी कहते हैं, और नीचे वाले भाग में जहाँ पर जाकर वो जमा हो जाते हैं उसको हम बी परत भी कह सकते हैं। और उसके नीचे जो चट्टान है जिसमें अभी तक आवागमन की ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, मूल चट्टान के जो टुकड़े या रिगोलित या चट्टान चूर्ण जो पड़ा है उसको हम कह सकते हैं मृदा की कौन सी परत? सी परत। तो इस तरीके से गहराई की ओर चलने पर ऊपरी स्तर से ओ, ए, बी, सी इस तरीके से मृदा परिच्छेदिकाओं को देखा जा सकता है। ये बात हुई मृदा संसाधन के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन आपको खनिज संसाधन के टॉपिक से पूछा गया। एक बार ही ये क्वेश्चन आया है खनिज संसाधनों के टॉपिक से, और प्रश्न क्या आया है? निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक देश है? प्रश्न पूछ लिया गया कि विश्व के कौन से देश में सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन होता है। ऑप्शन दिए गए आपको, पहला दक्षिणी अफ्रीका, दूसरा चिली, तीसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया घाना। तो देखिए पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो तांबा का उत्पादन होता है वो देश है, आपने इतनी देर में उत्तर शायद देख भी लिया होगा कि बहुत आसान सा ऑप्शन दिया गया था। सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है कौन सा? चिली। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के हम इस पश्चिमी किनारे की बात करें तो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण दिशा में लंबाकार आकृति में ये देश आपको देखने को मिलता है। कौन सा? चिली। इस चिली देश में, समुद्र तटीय देश में आपको तांबे के भंडार देखने को मिलते हैं। चिली में जो तांबे की विश्व की सबसे बड़ी खान है, सबसे प्रसिद्ध खान है, जिसका नाम है चिक्विकामाटा।
तो बहुत बार परीक्षाओं में ये प्रश्न भी होता है कि चिक्विका माटा किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो चिक्विका माटा तांबा खनन के लिए जाना जाता है और ये चिली में स्थित है। चिक्विका माटा खान बहुत बड़ी खान के रूप में जानी जाती है। तो तांबा उत्पादन में वैसे तो आपको चिली, यूएसए, कनाडा कई देशों के नाम देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें चिली सबसे बड़ा उत्पादक है। बाकी खनिजों के बारे में अभी तक इस तरीके का प्रश्न नहीं हुआ है कि कौन से देश में सर्वाधिक उस खनिज का उत्पादन होता है, लेकिन आप ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि खनिज संसाधन में से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। और जो बड़े बड़े कुछ खनिज हैं जैसे लोहा, तांबा, बॉक्साइट, इसके अलावा हम देखें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सोना, चांदी, ऐसे कुछ जो खनिज हैं आपको उनका बारे में ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनका सर्वाधिक उत्पादन कौन से देश में होता है, और उनसे जुड़ी हुई कोई बहुत बड़ी खान, बहुत महत्वपूर्ण खान हो तो उसके बारे में आपको प्रश्न किया जा सकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली, कूलगार्डी सोने की प्रसिद्ध खान है और बहुत बार वहाँ से आपको प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इस तरीके की बातें आपको खनिजों में देखनी है। बहुत गहराई से एक एक छोटे छोटे स्थान को याद करने की कभी भी ज़रूरत नहीं है। एक सामान्य सा प्रश्न पूछा जाएगा खनिज का, और उसमें भी मोटे तौर पर एक तो ये देख लें कि विभिन्न खनिजों के उत्पादन में भंडार में कौन से देश पहले नंबर पर है, और फिर यदि किसी देश में कोई बहुत बड़ी खान है तो उसका प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। जैसे लोहे के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, यूक्रेन में क्रीवोय रोग है, उसका बहुत बार प्रश्न आता है। तो ऐसी कुछ बड़ी खानों का आपको प्रश्न ध्यान में रखना है। खनिजों के बाद में नेक्स्ट अगला आपको कृषि से प्रश्न पूछा गया है, और प्रश्न आया है रीट परीक्षा 2015 में। प्रश्न पूछा गया निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका मतलब 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थानांतरित कृषि का नाम दिया गया और दूसरी तरफ देश या क्षेत्र का नाम दिया गया कि कौन से एरिया या कौन से देश में कृषि की जाती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है मिल्पा, मेक्सिको। स्थानांतरित कृषि को मेक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है, तो पहला ऑप्शन तो इसमें सही है। दूसरा है झुमिंग, उत्तरी पूर्वी भारत। उत्तरी पूर्वी भारत के असम और उसके आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है तो उसको झुमिंग कहा जाता है, ये भी सही है। ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को रोका कहा जाता है। तो पहले 3 ऑप्शन मिल्पा मेक्सिको में, झुमिंग उत्तरी पूर्वी भारत में और रोका ब्राज़ील में, ये तीनों तो सही है। चौथा ऑप्शन दिया गया है लदांग और सामने दिया गया है श्रीलंका। स्थानांतरित कृषि का लदांग नाम मलेशिया में है, श्रीलंका में नहीं है। श्रीलंका में उसको चेन्ना के नाम से जाना जाता है, तो ये गलत युग्म था। यदि आपने लदांग को टिक किया है जो कि श्रीलंका के सामने दे रखा तो आपका सही है। ये रीट परीक्षा 2015 में प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ से फिर से बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको स्थानांतरित कृषि का विभिन्न भागों में नाम क्या है, इस तरीके का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इस तरीके के प्रश्न की पर्याप्त तैयारी रखें तो देखिए विश्व के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि को कौन कौन से नामों से जाना जाता है, वो एक बार आप देख लें, उसको आप बार बार याद करने की कोशिश करें तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। स्थानांतरित कृषि में होता क्या है कि आदिवासियों द्वारा सामान्यतः ये कृषि की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों, जंगली क्षेत्रों, वहाँ पर की जाती है जहाँ पर सामान्यतः आबादी कम होती है, और आदिवासियों द्वारा वहाँ पर जंगलों को काट कर जला दिया जाता है। उस स्थान पर कृषि करते हैं, 2-3 साल तक करते हैं, और जैसे उत्पादन कम होने लगता है तो उस जगह को छोड़ देते हैं और नई जगह पर जंगलों को काटकर कृषि शुरू कर दी जाती है। इस प्रकार की कृषि को हम स्थानांतरित कृषि कह सकते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक चित्र दिख रहा है जिसमें आसपास के क्षेत्रों में पेड़ पौधे हैं, लेकिन एक क्षेत्र के पेड़ पौधों को काटकर जला दिया गया है आदिवासियों द्वारा। अब इस स्थान पर 2-3 साल तक ये खेती करेंगे, और जैसे ही उपजाऊ आपको जो इसमें पोषक तत्व हैं उनकी कमी होती जाएगी, फसल का उत्पादन कम होता जाएगा, तब वो इस जगह को तो छोड़ देंगे और आसपास के जो अन्य वृक्षों वाले क्षेत्र खड़े हैं उन जंगलों को काटकर वहाँ पर कृषि शुरू कर देंगे। इसलिए इस कृषि को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, क्योंकि इसमें जगह को बार बार बदल लिया जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम कह सकते हैं इसको, स्लैश एंड बर्न, काटो और जलाओ कृषि भी इसको कहा जाता है, कर्तन और दहन कृषि भी हम इसको कह सकते हैं। आदिवासियों द्वारा की जाती है, हम इसको आदिम कृषि भी कह सकते हैं। इस प्रकार की कृषि
किसी भी प्रकार की मशीनों का प्रयोग इसमें नहीं होता। आदिवासियों द्वारा जंगलों को काट कर वहीं पर की जाती है और बहुत ज़्यादा कोई रासायनिक उर्वरकों इनका प्रयोग भी वहाँ पर नहीं किया जाता है, क्योंकि इनके पास में विकल्प है। इनको दोबारा उस ज़मीन को उपजाऊ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये दूसरी जगह को काट कर वहाँ पर उसको साफ करके कृषि कर लेंगे। तो ये केवल उसका शोषण करते हैं, उसको वापस पोषक तत्व देने की कोशिश नहीं करते हैं। स्थानांतरित कृषि को विभिन्न भागों में कौन कौन से नामों से जाना जाता है, तो देखिए यहाँ पर ये लिस्ट आपको देखनी है। ये स्क्रीनशॉट भी ले लें आप, बार बार इसको रिवाइज भी करते रहें, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से आपको फिर से प्रश्न कर लिया जाए, किसी एक प्रकार की कृषि का नाम देकर ये पूछ लिया जाए कि ऐसी स्थानांतरित कृषि कहाँ पर की जाती है। या इस तरीके का प्रश्न भी हो सकता है, जैसा पिछली परीक्षा में आपको पूछा गया कि 4 देशों के नाम दे दें और 4 प्रकार की स्थानांतरित कृषि के नाम दे दें। ये पूछ लें कि कौन सा सुमेलित है अथवा नहीं है, या उनको सुमेलित करवा लिया जाए, इस तरीके का प्रश्न आ सकता है। तो देखिए एक एक देश को हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं म्यांमार। म्यांमार में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है क्या? टोंगा। टोंगा के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका की हम बात करें तो श्रीलंका में कहा जाता है चेन्ना। आपको जो रीट परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, गलत युग्म जिसमें आपको पूछा गया था, उसमें श्रीलंका के सामने लदांग लिखा हुआ था, जो कि गलत था। श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? चेन्ना कहा जाता है। मलेशिया में स्थानांतरित कृषि का नाम है क्या? लदांग। फिलीपींस में इसको कहा जाता है केंगिन। वियतनाम में इसका नाम है क्या? रे। थाईलैंड में कहा जाता है तामराई। इंडोनेशिया में कहते हैं जोमा और हुमा। मध्य अफ्रीका या कांगो में कहते हैं माशोले। मेक्सिको और मध्य अमेरिका के देशों में कहते हैं क्या? मिल्पा। यदि हमें अफ्रीका के मेडागास्कर की बात करें तो मेडागास्कर में तावी। ब्राज़ील में हम इसको कहते हैं रोका। वेनेजुएला में कहते हैं कोनुको। यूरोप में कहते हैं स्वीडन। उत्तरी पूर्वी भारत में कहते हैं झुमिंग। यहाँ पर मध्य और दक्षिणी पूर्वी भारत में हम चलें तो आंध्र प्रदेश की तरफ पोडू, केरल में कुमारी और पोनम, मध्य प्रदेश में पेडा, दाहिया, इन नामों से जाना जाता है। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में वालरा कहते हैं, और यहाँ पर भी पहाड़ी क्षेत्रों में इसको चिमाता और मैदानी क्षेत्रों में दजिया के नाम से जाना जाता है। तो ये स्थानांतरित कृषि के विश्व के विभिन्न भागों में नाम है। इसको आप बार बार रिवाइज करें तो यहाँ से आपको कृषि में से फिर से प्रश्न पूछा जा सकता है। स्थानांतरित कृषि के इस प्रश्न के बाद में अगला प्रश्न आपको आरटेट परीक्षा 2012 में पूछा गया है। प्रश्न है, विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है? कौन सी कृषि है? गहन निर्वाह कृषि। निर्वाह का तो मतलब है कि उत्पादन इतना होता है कि उस परिवार का या उस व्यक्ति का केवल उससे जीवन यापन हो सकता है। व्यापारिक उद्देश्य या बहुत ज़्यादा व्यापार वो इसकी सहायता से नहीं कर पाते हैं, तो निर्वाह है। लेकिन गहन का मतलब है कि बहुत कम क्षेत्र से ही बहुत ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। तो गहन निर्वाह कृषि कहाँ पर की जाती है? गहन निर्वाह कृषि क्यों की जाती है? तो देखिए, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर खेत सामान्यतः छोटे होते हैं, और छोटे खेतों से अपनी आजीविका चलाने के लिए अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है, इसलिए वहाँ पर कृषि की जाती है। कैसी? गहन। अब छोटे खेतों में जो उत्पादन होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए कृषि व्यापारिक न होकर कैसी रह जाती है? सिर्फ निर्वाह प्रकार की रह जाती है। ऐसी कृषि की कहाँ जाएगी? तो देखिए, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आया है कौन सा? शीतोष्ण प्रदेश। शीतोष्ण भागों में आप देखें तो वैसे भी जनसंख्या कम होती है और खेत बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए उनको गहन कृषि करने की ज़रूरत नहीं होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः आपको व्यापारिक कृषि देखने को मिलती है। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में सामान्यतः खट्टे फलों की कृषि की जाती है, जो कि व्यापारिक उद्देश्य हेतु ही की जाती है। तो ये भी व्यापारिक प्रकार का ही आपको एग्जाम्पल मिलेगा। तीसरा नाम आया कौन सा? मानसूनी प्रदेश। तो देखिए, मानसूनी प्रदेशों की क्या स्थिति है? मानसूनी प्रदेशों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, मिट्टी भी ठीक है, उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी इनमें पाई जाती है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, खेतों के आकार छोटे हैं, और इसलिए मानसूनी प्रदेशों में कृषि कैसी की जाती है?
निर्वाह प्रकार की कृषि की जाती है। निर्वाह प्रकार की कृषि में ये अधिकाधिक मानवीय श्रम होता है और अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसी कृषि को हम कह सकते हैं गहन कृषि या सघन कृषि कह सकते हैं, जहाँ पर वर्षा की मात्रा 100 सेमी या उससे अधिक होती है प्रतिवर्ष, वहाँ पर चावल की निर्वाह कृषि की जाती है। और जहाँ पर वर्षा की मात्रा 100 सेमी से कम होती है, वहाँ पर चावल के अलावा अन्य फसलों की निर्वाह कृषि की जाती है। गहन निर्वाह कृषि की हम विशेषता देखें तो इस कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। प्रत्येक इकाई जो क्षेत्रफल है उसमें उत्पादन हम देखें तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उस पर आश्रित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में जो उपज आती है वो आपको कम देखने को मिलती है। तो देखिए, गहन कृषि की एक मुख्य विशेषता ये भी है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन कम है, क्योंकि लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि यूरोप और यूएसए, कनाडा के जो शीतोष्ण प्रदेश हैं वहाँ पर व्यापारिक कृषि की जाती है और एक ही व्यक्ति के पास में बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है। तब देखिए, वहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन तो ज़्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन प्रति व्यक्ति के हिस्से में उत्पादन काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि खेत बहुत बड़ा होता है। गहन निर्वाह वाले कृषि वाले क्षेत्रों में या मानसूनी प्रदेशों में खेत काफ़ी छोटे हैं। उस छोटे खेत से उत्पादन तो बहुत ज़्यादा प्राप्त किया जाता है, लेकिन उस पर आश्रित लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा होते हुए भी प्रति व्यक्ति उत्पादन वहाँ पर काफ़ी कम रहता है। तो ये आपको गहन कृषि की विशेषता देखने को मिलेगी। अर्ध शुष्क प्रदेशों की कृषि गहन कृषि नहीं होती है। निर्वाह तो आपको वहाँ पर भी देखने को मिल सकती है, लेकिन गहन या सघन निर्वाह कृषि आपको मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जिसमें सामान्यतः दक्षिण एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, ये जो भाग है यहाँ पर आपको गहन निर्वाह कृषि देखने को मिलती है। गहन निर्वाह कृषि का एक स्वरूप आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, एक चावल का खेत है जिसमें बहुत भारी संख्या में या बड़ी संख्या में एक साथ लोग लगे हुए हैं काम करने में। तो इस प्रकार की कृषि में मशीनों का प्रयोग बहुत कम होता है। इस प्रकार की कृषि में मानवीय श्रम की प्रधानता रहती है। इसलिए मानवीय श्रम की प्रधानता होने के कारण इस प्रकार की कृषि को हम कुदाल संस्कृति या खुरपी संस्कृति भी कहते हैं। इसमें मशीनों का प्रयोग कम है। बहुत सारे लोग चावल के खेतों में रोपाई से लेकर उसकी उपज लेने तक के सभी कार्य करते हैं। तो बहुत छोटे खेत होते हैं, उनमें काम करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। उत्पादन काफ़ी प्राप्त होता है प्रति हेक्टेयर से, लेकिन इतने लोगों के हिस्से में जब बंटेगा तो प्रति व्यक्ति उत्पादन यहाँ पर काफ़ी कम होगा। तो ये स्थिति है सघन या गहन निर्वाह कृषि की, जो कि मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपको पूछा गया है रीट परीक्षा 2017 में। ये मानव संसाधन से प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न आया है याकूत जनजाति का निवास स्थान कौन सा प्रदेश है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं न्यूजीलैंड, कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन और उत्तरी साइबेरिया। तो देखिए, याकूत जो जनजाति है वो उत्तरी गोलार्ध में ठंडे प्रदेशों में, साइबेरिया के प्रदेशों में पाई जाती है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प इसका सही था। याकूत सेमोइड लेप, ये आपको सब, या हम जिनको कहते हैं एस्किमो वगैरह, ये सब आपको आर्कटिक के चारों ओर, साइबेरिया, कनाडा, ग्रीनलैंड, उन क्षेत्रों में ऐसे लोग मिलते हैं। उनमें से विशेषकर पूछा गया है कि इसके बारे में, याकूत के बारे में पूछा गया है, जो कि आपको नॉर्थ साइबेरिया में मिलते हैं। मानव संसाधन से इस तरीके की बात पूछी जा सकती है। किसी जनजाति का प्रश्न भी आ सकता है, किसी प्रजाति का प्रश्न भी आ सकता है। तो देखिए, प्रजाति जनजाति में क्या फ़र्क है। प्रजाति तो उसकी शारीरिक संरचना से निर्धारित की जाती है कि व्यक्ति कैसे दिखते हैं, उनकी हाइट क्या है, उनका रंग कैसा है, उनके चेहरे की बनावट कैसी है, उनकी नाक की बनावट कैसी है, होठों की बनावट कैसी है। इनके आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसको तो हम प्रजाति कहते हैं। और व्यक्ति का कार्यों के आधार पर वो कैसे जीवन यापन करता है, कहाँ रहते हैं, उसके आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है, उसके आधार पर उनको जाति, जनजाति, इन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रजातियों की। मुख्यतः विश्व में जो 4 मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं, अफ्रीका में जो लोग पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं निग्रोइड, जो आपको काले रंग के
चौड़ी नासिका वाले, मोटे होठ वाले, उतले होठ वाले, घुंघराले बाल वाले जो लोग मिलते हैं निग्रोइड। और बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, लेकिन लगभग ऐसे ही आपको कुछ देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया और आसपास के क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलॉइड। यूरोप और पश्चिमी एशिया में आपको जो लंबे कद वाली, गेहूँए रंग वाली और सुनहरे बालों वाली, लहरदार बालों वाली जो प्रजाति मिलती है उसको हम कॉकेसॉइड कहते हैं। और इसके अलावा चीन, जापान, मंगोलिया, कोरिया, इन क्षेत्रों में, या हम कहते हैं पूर्वी एशिया, मध्य एशिया देशों में जो पीले रंग की प्रजाति पाई जाती है उसको हम कह देते हैं कौन सी? मंगोलॉइड। तो ये तो बात हुई मुख्यतः प्रजाति की। जनजाति की यदि हम बात करें तो देखिए, विश्व की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं, उनका निवास स्थान कौन सा है ये आपको यहाँ पर देखना है। तो देखिए, सबसे पहला नाम यहाँ पर आ रहा है पिग्मी। बहुत नाटे कद की, बहुत छोटे कद के लोग होते हैं और ये आपको अफ्रीका के कांगो बेसिन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका का जो कालारी मरुस्थल है उसमें पाई जाने वाली जो जनजाति है वो है बुशमैन। अफ्रीका के पूर्वी भागों में गाय पालने वाली एक जनजाति आपको मिलती है जिसका नाम है मशाई। अरब के रेगिस्तान में ऊँटों का पालन करने वाली एक जनजाति आपको मिलती है बद्दू। मलेशिया और थाईलैंड में आपको मिलते हैं सेमांग। मलेशिया में शकाई या शनोई भी आपको मिलते हैं। अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका में देखें तो वहाँ पर आपको बोरो जनजाति मिलती है। कनाडा और ग्रीनलैंड के क्षेत्रों में आपको मिलते हैं एस्किमो, जिनके बर्फ़ के घर आपको इग्लू जो देखने को मिलते हैं। कई प्रकार की उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें जो आपने पढ़ी हुई होती हैं पीछे की क्लासों में। एस्किमो आपको कनाडा, ग्रीनलैंड में मिलते हैं। स्कैंडिनेवियन जो कंट्री हैं, जो उत्तरी यूरोप के, जिनमें आप बाल्टिक सागर के उत्तर में जो देश देखते हैं, जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये जो एरिया आता है डेनमार्क के ऊपर वाला, उन स्कैंडिनेवियन पर्वत वाले देशों में जो जनजाति पाई जाती है वहाँ पर उनका नाम है लेब्स। इसके अलावा देखिए, साइबेरिया का उत्तरी भाग या जो टुंड्रा प्रदेश है उसमें एक तो पाए जाते हैं सेमोइड्स। इसके अलावा याकूत, जो कि आपको पूछा गया है पिछली रीट परीक्षा में। याकूत के अलावा यहाँ पर पाए जाते हैं चुकची, तुंग। ये सब आपको साइबेरिया क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। सेमोइड्स, याकूत, चुकची, तुंग। इनमें से याकूत को पूछ लिया गया, हो सकता है कि किसी अन्य के बारे में आपको आगे की परीक्षाओं में पूछ लिया जाए। इसके अलावा किर्गिज और कजाक, ये मध्य एशिया में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस आसपास के एरिया में पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं किर्गिज व कजाक कह सकते हैं। तो ये विश्व की प्रमुख प्रजातियां और जनजातियां हमने यहाँ पर देखी। आपको इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको बार बार रिवाइज़ कर लेना है कि कौन कौन सी विश्व के विभिन्न भागों में प्रजातियां पाई जाती हैं, कौन सी विश्व के विभिन्न भागों में जनजातियां पाई जाती हैं। क्योंकि यदि मानव संसाधन के टॉपिक से प्रश्न पूछा जाए तो कुछ तो ऐसे सामान्य प्रश्न भी बन सकते हैं कि विश्व में अधिक जनसंख्या कहाँ पर है, कम जनसंख्या कहाँ पर है, कौन से देश में है, कौन से महाद्वीप में है, जनसंख्या का घनत्व कहाँ अधिक है, कहाँ कम है, इस तरीके का प्रश्न भी बन सकता है। और कुछ मुख्य प्रजातियों का भी बन सकता है कि ये प्रजाति कौन से महाद्वीप में, या जनजातियों का भी बन सकता है कि पिग्मी कौन से महाद्वीप में पाए जाते हैं, या बुशमैन किस में पाए जाते हैं, या याकूत का जैसे पूछा गया है, इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आज का जो अपना टॉपिक था वो आपकी एक पूरी की पूरी यूनिट है वर्ल्ड ज्योग्राफी में संसाधनों के वर्गीकरण की, उनमें से मृदा के, खनिज के, कृषि के, मानव संसाधन के, इस तरीके के कुछ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 3-4 प्रश्न यहाँ से पूछे जाने की संभावना बनती है और उन सब प्रश्नों को आपको रिवाइज करते हुए देखना है और जो पीछे के प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को आधार बनाते हुए आपको अपनी आगे की तैयारी करनी है कि यहाँ से किस तरीके के प्रश्न मेरे को पूछे जा सकते हैं। तो आज वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने यहाँ पर संसाधनों के टॉपिक पर पहले के पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण किया। कल किसी जो अपने चौथा शेड्यूल जिसमें सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए गए उनमें से जो बचे हुए चैप्टर हैं उनकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।